हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो, तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपने चैप्टर 16 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सारी बातें कल हमने वहाँ पे कर ली थी, लेकिन एक तो एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम रह गया है। ठीक है, और कुछ बातें जो हमें अभी रिवाइज करानी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और कल से हम अपने नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं, कल जो हमने बात की थी, भोजन के डाइजेशन के बारे में हमारी बात चल रही थी, और वहाँ पर हमने तीन चीज़ें देख ली थी। एक अवशोषण देख लिया था हमने, पाचन देख लिया था, और अंतर्ग्रहण देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात जो रह गई थी कल, जिसकी मैं आपको थ्योरी तो लिखा चुका हूं, एक है स्वांगीकरण और एक है बहिक्षेपण। ठीक है, ये दो घटनाएं जिनकी कल हमने थ्योरी तो कर ली, लेकिन इनके बारे में हमने डिटेल से नहीं पढ़ा, अर्थात हमने इसको भी समझाया नहीं है, या आपको भी पता है। ठीक है, तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझो। देखो, अवशोषण क्या होता है? देखो, सबसे पहला जो स्टेप था वो था अंतर्ग्रहण, है ना। अंतर्ग्रहण में आपने क्या किया? भोजन को मुख के अंदर लिया। ठीक है भाई। दूसरा स्टेप था पाचन। तो जो भोजन आपने किया था, उस भोजन का विभिन्न पाचक एंजाइमों की सहायता से आपने डाइजेशन किया, पाचन किया भाई सभी का। ठीक है, अब पाचन होने के बाद जैसे ही भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हुआ, हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जो भोजन के जटिल कंपोनेंट थे, उनको पाचन या पाचक एंजाइम की सहायता से हमने छोटी आंत्र में सरल सरल अणुओं में तोड़ दिया था, अर्थात डाइजेशन कंप्लीट हो गया था, है ना। तो जो सरल पदार्थ जैसे ग्लूकोज, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल छोटी आंत्र में प्रेजेंट थे, वे सभी पदार्थ रुधिर केशिका तक पहुंचते हैं, है ना। तो उन पचित पदार्थों का रुधिर केशिका तक पहुंचना क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। ठीक है, तो अवशोषण में केवल इतना हुआ कि जो हमारे पचे हुए पदार्थ थे वो कहां तक पहुंच गए? हमारे रसांकुर में उपस्थित रुधिर केशिकाओं तक। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हमें इस ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और इसको कहां पे पहुंचाना है? अपनी कोशिका तक पहुंचाना है, शरीर के हर अंग की कोशिका तक पहुंचाना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये जो पदार्थ हैं वो जाते हैं यकृत के पास। किसके पास जाते हैं? यकृत के पास। अब यकृत इनको करता है डिस्ट्रीब्यूट, वितरण करता है पूरे शरीर को, है ना। वैसे तो यकृत इसको रुधिर के माध्यम से हार्ट के पास भेजेगा, और फिर हार्ट इसको पंप करके हार्ट रक्त को पंप करेगा, तो उस रक्त के साथ हमारे ये ग्लूकोज, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल प्रवाहित होंगे और बॉडी की हर कोशिका के पास पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि कोशिका के अंदर ही इनका काम था, है ना। तो एक सिंपल सी परिभाषा बनती है कि जो अवशोषित पदार्थ हैं, हम यहां पचित पदार्थों की बात नहीं करेंगे, अवशोषित पदार्थों का रुधिर केशिका से शरीर की कोशिका तक पहुंचना, या अंग की प्रत्येक कोशिका का भाग बन जाना, उन अवशोषित पदार्थों का क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्वांगीकरण कहलाता है। समझ में आ गई बात स्वांगीकरण की क्या है? क्लियर है टॉपिक स्वांगीकरण?
कि जो पदार्थ अवशोषित हुए थे उन पदार्थों का किसी भी माध्यम से शरीर की कोशिका के अंदर तक चले जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है भाई, ये बात थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बहिक्षेपण, है ना। अब हुआ क्या कि वह पदार्थ जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, बात आप मेरी याद रखना, जिस पदार्थ हमने जो भोजन किया, अब भोजन का हर जो भाग है, हर जो पदार्थ है वो डाइजेस्ट नहीं होता कभी भी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसा भोजन जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया छोटी आंत्र में, वह भोजन छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र में धकेल दिया जाता है। बात समझ में आई? जो भोजन जिसका डाइजेशन ही नहीं हुआ, उस अपचित भोजन को छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र में धकेल दिया जाता है। ठीक है, और बड़ी आंत्र में क्या होता है? उस अपचित भोजन से केवल जल का अवशोषण किया जाता है। किसका? जल का। और जब हम उससे जल का अवशोषण कर लेते हैं तो जो अपचित पदार्थ है वो थोड़ा अर्ध ठोस के रूप में रह जाता है। अर्ध ठोस का क्या मतलब होता है? देखो, एक स्टेट है सॉलिड, बिल्कुल ठोस, एक है हाफ सॉलिड, सेमी सॉलिड जिसको हम बोलते हैं, अर्ध ठोस, और एक है लिक्विड। समझ रहे हैं? हाँ, तो अर्ध ठोस होता है वो ना तो ठोस और ना ही लिक्विड। तो जो अपचित भोजन में से बड़ी आंत्र जल का अवशोषण कर लेती है, तो जो अर्धठोस पदार्थ बचता है उसी को हम वेस्ट मटेरियल यानी कि मल कहते हैं। ठीक है, और उस मल को गुदा मार्ग द्वारा बाहर पास आउट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को उत्सर्जित करना ही क्या कहलाता है? बहिक्षेपण कहलाता है। ठीक है, और वहां एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि मल का जो भी रंग होता है, पीला या भूरा, वह रंग एक पदार्थ के कारण होता है जिसको स्टरकोबिलिन कहते हैं। और ये जो स्टरकोबिलिन पदार्थ होता है ना, वो जो हमने पित्त वर्णक पढ़े थे ना, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, इन्हीं के अपघटन से बनता है स्टरकोबिलिन, जिस वजह से मल का रंग होता है। ठीक है, हाँ, तो ये दो बात समझ में आई क्या? चलिए, अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं आहार नाल का नामांकित चित्र किस प्रकार बनाया जाए। ठीक है, चलिए तो भाई ध्यानपूर्वक आप डायग्राम को बनाना सीखना कि आखिर किस प्रकार एक एलिमेंट्री कैनाल का नामांकित चित्र बनाया जाता है। ठीक है भाई, हर एक स्टेप को आप समझते हुए चलो, है ना। देखो, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इस प्रकार दो लाइन खींचनी है। खींच देंगे दो लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली जो लाइन है ना, इधर वाली लाइन से आपको इस प्रकार ऐसे करना है, बिल्कुल यहां तक नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस प्रकार बनाया है। ठीक है, अभी हमारे पास जगह है तो मैं थोड़ा इसको और नीचे बना देता हूं, है ना। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, इस प्रकार दो लाइन खींची और इस वाली लाइन को ऐसे कर दिया। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताओ मुझे? कर सकते हैं यार, अब थोड़ा नीचे हो गया है ना, ऊपर लूँ इसको थोड़ा, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, देख लेता हूँ मैं। हाँ, अब सही है। चलिए देखो, ये हमने इस प्रकार दो लाइन खींची, ये वाली और ये वाली खींच ली, और इस लाइन को हमने क्या किया, इस प्रकार मोड़कर और बीच में लाके नीचे की तरफ कर दिया। आराम से कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा, है ना।
अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों किनारों पर एक यू शेप आकृति बनानी है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको क्या करना है, इस प्रकार। कोई दिक्कत ऐसा करने में आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते इतना काम। तो देखो हमने क्या किया, पहले 2 लाइन खींची और इस उधर वाली लाइन को हमने थोड़ा नीचे ऐसे कर्व करके ऐसे नीचे की तरफ ले गए और दोनों लाइनों को एक घुमाव देकर इस प्रकार जोड़ा, ठीक है। और दोनों लाइनों के जो किनारे थे वहां पे हमने यू शेप बनाया, यू, ठीक है। अब क्या करना है, अब इससे हमें बिल्कुल इस प्रकार 3 का अंक बनाते हुए चलना है, 3 का। ऐसा आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये जुड़ गया यहां से, इधर से, ठीक है, ये वाली बात। तो आप मुझे बताइए, आप इस संरचना को बना सकते हैं या नहीं बना सकते? आराम से बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपको क्या करना है मैं बताऊं। बीच में आपको यहां पर इस प्रकार की 2 लाइन खींचनी, ऐसे। देखो बहुत नॉर्मल तरीके से हम एलिमेंट्री कैनाल या मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना सीखेंगे, ठीक है, समझ रहे? हाँ, तो ये काम तो हम आराम से कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 2 लाइन खींच, थोड़ी ये सीधी, बोर्ड थोड़ा टेढ़ा है ना, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे ना। चलिए, तो ये 2 लाइन आप आराम से खींच सकते, नहीं खींच सकते, है ना। अब इधर वाली जो लाइन है यहां हमें यू शेप देना है, पहले इसको यू दे दिया, यू शेप। अब यहां यू शेप से आपको इसे 2 का अंक या एस का अंक ऐसे बनाना है और इस प्रकार जोड़ना है। बताओ क्या दिक्कत है इसको बनाने में? या तो आप इसको एस कह सकते हैं या 2 का अंक कह सकते हैं, एस कह लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो ये तो आप आराम से बना सकते हैं ना। यहां आपने क्या किया कि ये जो संरचना हमने बनाई थी इसके बिल्कुल सेंटर में हमने 2 लाइन खींच दी। उधर वाली जो लाइन थी उसको हमने यू पॉइंट दिया पहले, और यू पॉइंट से हमने एक एस बनाया और उसको इस संरचना से जोड़ दिया। इतना काम हमें करना है, ठीक है, कर लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये वाली जो लाइन है इसको हमें डबल फोल्ड करना है, इस प्रकार। देखो बिल्कुल इस प्रकार, कितना अच्छा लग रहा है। बात को ध्यान से समझो, मैंने किस प्रकार डबल फोल्ड किया है उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये जो बीच में आपको गैप दिखाई देगा इस प्रकार करने से, तो इस गैप में आपको क्या करना है, एक इस प्रकार की संरचना आपको बनानी है, ठीक है। और ये है हमारा अग्नाशय, ठीक है। इस प्रकार की संरचना आप बिल्कुल बीच में बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर वाले जगह पर आ जाओ, है ना। तो यहां पे हमें क्या करना है, देखो थोड़ा जगह है ना, सुनिए, बिल्कुल यहां से लेना है हमें। इस प्रकार एक टोपी नुमासी, चलो यार ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो ना, चलो क्लियरली हम इसको अब बनाते हैं।
बिल्कुल इस प्रकार आप बनाएंगे इसको, है ना। और ये वाली बात, ठीक है भाई। एक टोपी नुमा संरचना, इसके हम दो भाग बना देंगे, ठीक है, दो भाग बना देंगे। ये रहेगा हमारा लीवर, क्या रहेगा, लीवर, यकृत, ये कैप नुमा भाग है, ठीक है। और इस लीवर के नीचे यहां पर होता है हमारा पित्ताशय, जिसकी पित्त वाहिनी यहां पर आके मिलती है। ये मैं आपको ये बातें बता चुका हूं, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऐसे आप आराम से बना सकते हैं। तो ये काम तो हो गया। अब ये जो है, इससे आप इस प्रकार कुंडलित लेते हुए संरचना और यहां जोड़ दीजिए, डबल फोल्ड करके कैसे भी आप इस प्रकार जोड़ना है, ठीक है भाई। तो यहां तक आप आराम से बना सकते, नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे बनाना है एक माउथ, एक फेस, मतलब माउथ नहीं, फेस। और फेस आप इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। हाँ भाई, डायग्राम बनाना है, कोई पेंटर थोड़ी है, समझ रहे हैं क्या। कोई बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे हमने एक चित्र बनाया हो ना। ये थोड़ा बोर्ड छोटा है, इसलिए आपको थोड़ा छोटा सा लग रहा है, समझ रहे हैं। ये इसके बाल हैं भैया, ठीक है। हाँ, वन साइड कटिंग कर दी हमने इसकी, वन साइड ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ना। चलो, तो देखिए इस प्रकार जो आपको ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं और संरचना यदि बनाना चाहूँ तो देखो, ये कान है ना, तो यहाँ पे हमारी ये लार ग्रंथि हैं, जिनको हम कर्ण पूर्व ग्रंथि बोलते हैं। ये जंभ के नीचे, मतलब जबड़े के नीचे वाली ग्रंथि हैं, ठीक है। इस प्रकार ये ग्रंथि हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये हमारा तैयार है एक मानव पाचन तंत्र का चित्र, ठीक है। आराम से बना सकते, नहीं बना सकते, इसको बनाने में देखो देखो, बनाने को तो आप और भी बहुत सुंदर बना लेंगे, लेकिन हमें तो एक उस प्रकार का डायग्राम बनाना है जिसमें नंबर भी पूरे मिल जाएं और सीखना रटना भी नहीं पड़े और आराम से बन जाए। समझ में आ रही बात। हाँ, और मैं आपको एक बात यही क्लियर कर देता हूँ आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास से आए हैं और उस स्टेज से आए हैं जहां आपको चित्र बनाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि नहीं सुंदर बनाओ, बहुत सुंदर बनाओ। मैं आपसे कह रहा हूं, कहीं भी बायोलॉजी में कोई भी एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल डिटो किताब जैसा सुंदर चित्र बनाएं। समझ में आ रही बात है ना। यदि आप एक बिल्कुल डिटो सुंदर चित्र बनाएंगे ना, तो उसमें टाइम लगता है, और बोर्ड एग्जाम में कभी भी टाइम को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम बनाया जाता है, समझ रहे हैं। तो वहां पे हमें क्या है, रनिंग में डायग्राम बनाना होता है, समझ रहे हैं। जब आपके प्रैक्टिकल होंगे ना, बोर्ड प्रैक्टिकल होंगे, तब जो एग्जामिनर ले जाएंगे वो आपको खुद ही भी ये बात कह कर जाएंगे, है ना, कि आपको कोई सुंदर चित्र नहीं बनाना है, एक चलता हुआ सा चित्र हमेशा हमें बायोलॉजी में बनाना होता है। तो आप इस बात को मेरे को अभी से नोट कर लेना, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मानव पाचन तंत्र का है कि नहीं, ठीक है। और इसको हम आराम से बना सकते हैं ना, कोई रटने वाली बात नहीं है यहाँ पर। पहले इसको आप बनाओ, पहले मैं इसका नामांकन कर देता हूं, फिर मैं इसको एक दोबारा तेज गति से बनाना आपको दोबारा से सिखाऊंगा, ठीक है। अभी पहले नामांकित करके इसको बना लेना आप, है ना। मैं नामांकित कर रहा हूं। ये है पैरोटिड ग्रंथि, मुख, ये है ग्रसनी, ये है ग्रसिका, ये है आमाशय,
ये है अग्नाशय, ये है बड़ी आंत्र, और ये होती है छोटी आंत्र, और ये जो नीचे आपको उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, परिशेषिका। ये आप जानते हैं, ये छोटी आंत्र का पहला भाग है, मोस्ट वन ग्रहणी, ये यकृत, ये पित्ताशय। ठीक है भाई, यहां मैं लिख सकता हूं गुदामार्ग। ठीक है भाई, तो ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का नामांकित या लेवल्ड डायग्राम। ठीक है, एक बार आपको 2 मिनट है, इसको बनाओ बढ़िया तरीका से, और फिर मैं आपको दोबारा से इसको सिखाऊंगा बनाना ना, फास्ट। बनाओ है ना, आराम से बना लो, आपके पास टाइम है। बना लिया? ठीक है, तो मैं इसको अभी मैं बुक लेने गया था, है ना, इसको मैं आपको बुक में बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात, जो ज़रूरी बात थी, जो मैं बताना भूल गया, आज आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी सिलेबस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो बुक होती है ये वाली। आप देख लेना इसको, ये प्रीतम सिंह जी की बुक है, जिसको हम साइंस पब्लिकेशंस बोलते हैं। ठीक है भाई, मुझे तो ये बहुत बेस्ट लगती है एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, तो यदि आप कोई भी बुक खरीदने चाहें तो आप इसी को लेके आना। समझ रहे? हाँ, समझ रहे ना मेरी बात को? इसमें ना पूरा कंटेंट मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, और हर चीज़ इसमें क्लियर दी हुई होती है ना। अब मैं आपको इस बुक को इसलिए लेके आया हूँ कि जो हमारा ये चित्र है उसको मुझे बताना है आपको, है ना। देखो, ये देखो, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, इससे भी आप और अच्छा बनाना, है ना। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो आप, मैंने इसको रोक दिया। ठीक है, ले लिया? हाँ, अब देखो, ये जो डायग्राम है और ये वाला जो डायग्राम है, इसमें कोई डिफरेंट है क्या? समझो आप मेरी बात को, है ना। बिल्कुल एज इट इज है, सेम है बिल्कुल। समझ रहे ना आप मेरी बात को, है ना। तो इस प्रकार मैं आपको बताऊं कि हमें कभी भी, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो डायग्राम से घबराते हैं कि सर बायोलॉजी में ना हम पे चित्र नहीं बनते। भाई मैं ये कह रहा हूँ, हर चीज़ के तरीके होते हैं, समझ रहे, है ना। तो डायग्राम बनाना तो आप हर बच्चा सीख जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, कितनी बार बोलूँ यार, है ना। हर बच्चा डायग्राम बनाना और हर कंसेप्ट को करना सीखेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हाँ। अभी तो ये क्या है, ऑनलाइन क्लास है, और देखो ऑनलाइन और लाइव क्लास में थोड़ा अंतर होता है, आप जानते हैं, समझ रहे हैं। आप मेरे से यहाँ नहीं पूछ सकते, लेकिन वहाँ में होता, हमारा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता, है ना। आपको देखकर मैं जब इस चित्र को बनाता है ना, और अच्छी तरीके से और समझाता है ना, अंतर तो होता ही है। लेकिन जब भी हम क्लास अपनी एक लाइव फ्रंट में हम क्लास लेंगे,
वहाँ क्लास में और ऑनलाइन क्लास में आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। ठीक है भाई, हाँ, क्योंकि हम यहाँ अपनी तरफ से लेके चलते हैं, आप वहाँ आप भी हमें बताते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, यहाँ से रिपीट कीजिए ना, फिर हम उसको उसी प्रकार से क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, तरीके होते हैं कई, है ना, इस तरीके से नहीं आता, दूसरे तरीके से। ठीक है, चलो, तो ये डायग्राम आपने बना लिया है ना। अब मैं सीख डायग्राम को एक बार फिर बताना जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम के आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, तो मैं इसको एक बार रफ करके दोबारा से इसी डायग्राम को आपको बताने जा रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप आराम से उसको बनाते रहना। देखो, दोबारा ध्यान से समझना कि यदि हमें एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाना है तो सर्वप्रथम इस प्रकार की दो लाइन हमें खींचनी है। यार ये मेरे से क्या टेढ़ा हो जाता है ना, चलो, इस प्रकार की दो लाइन हमें खींचनी है, आराम से खींच सकते हैं। अब देखो एक बात और समझो, यदि आपको और अच्छा बनाना सीखना है ना, तो आप अब मेरे साथ बनाते हुए चलो। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ बनाते हुए चलो आप। ठीक है, आप क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। इतना कीजिए, आप पहले आपने दो लाइन खींची और उसको इस प्रकार कर दिया आराम से यहां तक। ठीक है, सभी ने कर दिया। चलो, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको ऐसे जोड़ो, इस लाइन को यहां से जोड़ दिया, इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट जो आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, उन पे यू शेप दीजिए, दे दिया यू शेप। ठीक है, अब इनको इस प्रकार आप बनाते हुए चलो, 3 का सा अंक देते हुए, बिल्कुल इस प्रकार। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा, कितनी अच्छी लग रही है हमारी बड़ी आंत्र, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं आराम से, ये आप सभी ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब बीच में आप इस प्रकार की दो लाइन खींचिए, ऐसे। आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, यहां बोर्ड छोटा है और इसलिए मैं थोड़ी कम जगह में इसको बना रहा हूं। ऐसी दो लाइन खींचनी, ये लाइन बिल्कुल सेंटर में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर वाली लाइन से आप ऐसे यू शेप कीजिए, इतना किया आपने, यू शेप। ठीक है, चलो, हो गया इतना। अब इससे आपको बनाना है कैपिटल एस, और उस एस का जोड़ना है यहां से। तो देखो, यहां से यदि आपसे कोई एस बनाने को बोले तो आप बिल्कुल इस प्रकार बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। देखो क्या दिक्कत है इसको बनाने में, कोई दिक्कत है क्या? यहां से एस बनाने को आपसे बोला जाए तो आप इसी प्रकार तो एस बनाएंगे यहां पे। ठीक है, हाँ, तो इसको बनाइए पहले, बना लिया। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, इस लाइन को डबल फोल्ड करना है, क्योंकि हमारे पास ये वाली लाइन बची हुई है ना। तो इस लाइन से हमें क्या करना है, ऐसे डबल फोल्ड करना है इसको इस प्रकार। ये देखो, बिल्कुल ये गैप यहां पर होना चाहिए। ठीक है, यदि आप इसको ऐसे बनाएंगे तो देखो कितना बेकार सा लगेगा, समझ रहे ना आप मेरी बात को। तो आपको बिल्कुल यहीं से इसको कर्व करना है, इतना काम कर दिया। अब ये जो लाइन है यहां पर, इनको आप इस प्रकार डबल फोल्ड, गुड़ुमुड़ू जानते हैं देसी भाषा में, मतलब कोइल्ड करके, कुंडलित करके, कैसे भी आप कर सकते हैं, इसमें आपका कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है। ऐसे आप ले आइए, इसको यहां पे जोड़ दीजिए। जो आपने कैपिटल एस को यहां तक छोड़ा था ना, उसको इस वाले गैप में थोड़ा सा कुंडलित करके आप किसी भी प्रकार इसको कर सकते हैं,
बस आपको यहां एंड पार्ट पर उसको जोड़ना है। जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, ठीक है। चलो अब सुनिए, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये जो जगह दिख रही है आपको बीच में, यहां पर कुछ इस प्रकार की संरचना, ऐसे, बिल्कुल इस प्रकार, ठीक है, ऐसे बना दीजिए। ये तो बनाना बहुत ही आसान है, एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर, एक पत्ती जैसी संरचना, बिल्कुल जो आपकी जगह बचेगी उसमें, जिसको हम ड्यूडेनम या गृहिणी बोल के चलते हैं। बना दे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर वाले पार्ट में आपको क्या करना है, इधर वाले पार्ट में पहले आप इस प्रकार की एक संरचना, ठीक है, और इसको यदि हमें टोपी जैसी संरचना बनानी है तो बिल्कुल हम इस प्रकार कर देंगे, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सीधा सा है, मैं आपको बता दूं, हमें थोड़ा अपोजिट ये करना है, मतलब उल्टा ऐसे बनाना है इसको ना, ऐसे, ये थोड़ा आप सीधा सा हो गया, ये सही रहेगा ना, बिल्कुल इस प्रकार, ऐसे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ के हम इसके दो पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है उसके दो भाग होते हैं ना, और यहाँ हमारा रहेगा अंदर पित्ताशय, ठीक है भाई, इस कैप जैसी संरचना के अंदर, टोपी जैसी संरचना, है ना। चलिए, और यदि आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको एक इसका और तरीका बताऊं, आप डायरेक्ट ही इसको इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार बनाओ, इसके दो फोल्ड ऐसे करना आप, ठीक है, और यहां पर इस प्रकार की संरचना, कैसी है आप बना सकते हैं, जैसा कि आपको अच्छा लगे, ये भी सही है, ठीक है। हाँ, ऐसा आपने बना लिया। चलिए, तो यहां तक तो हम देखो सीख गए कि हमें कैसे बनाना है, तो ये सारा काम हो गया। यहां पर ये अपनी परिशेष का भी निकाल दीजिए। अब बचा हमारा माउथ, यानी कि फेस हम कैसे बनाएं, है ना। तो फेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में इस प्रकार की संरचना बनानी है ना, खोपड़ी जैसी संरचना एक, है ना, ये हमारी गर्दन हो जाएगी, ये हमारा कंधा हो जाएगा, है ना। अब इससे हमें क्या करना है, सर्वप्रथम बनानी है एक नाक, इस प्रकार, है ना, ये नाक बन गई। अब ये जो नाक वाली जो लाइन है ना, ये इसको थोड़ा और अंदर कर दीजिए और इसको वी शेप दे दीजिए, वी शेप दे दी, वी शेप, है ना, वी शेप दे दी। अब इसको ऐसे कीजिए, बिल्कुल इस प्रकार, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मुख हो, लग रहा है ना, इसको ऐसे करके बिल्कुल इस प्रकार, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अब तो इसको हमें क्या करना है, ऐसे बना देना है, ठीक है। और इसको हमें जोड़ देना है कहाँ से, मुख से, क्योंकि ये ग्रसिका है ना, तो इसको मुख से जोड़ सकते हैं आराम से। और ये ऐसी लग रहा है जैसे हाथ हो, ठीक है। तो इस प्रकार बन जाएगा हमारा मानव पाचन तंत्र या मानव आहार नाल का चित्र। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैं आपको बता दूं, पहली बार में कोई किसी भी चीज़ को नहीं सीखता है भाई, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, जिससे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका जो डायग्राम है ना वो बिल्कुल सही बन जाएगा। समझ रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे भाई, है ना। हाँ, तो आज ये जो हमारा चैप्टर है वो हुआ है कंप्लीट रूप से कंप्लीट,
है ना, कौन सा, पाचन एवं अवशोषण, है ना। तो पाचन एवं अवशोषण में मैं आपको एक बार और रिवाइज करूं, मुख्य मुख्य बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो आप देखिए, पाचन में सबसे पहले हमने देखा आहार नाल की संरचना देखी थी। तो आहार नाल की संरचना में आपको मुख्य रूप से एक तो दंत पढ़ना है, दांत के बारे में, है ना। एक आपको याद रखने हैं कि जीव के किस भाग पर कौन से स्वादांकुर होते हैं, सेकंड बात। तीसरी बात आपको याद रखना है आमाशय की औतकी और उसकी संरचना। हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैंने डिफरेंट टाइप की कोशिका और डिफरेंट टाइप के जो परत हैं हमारी चार, उन परतों के नाम आप क्रम से याद रखना भाई, ठीक है। और फिर वहां पे कौन सी कोशिकाएं क्या करती हैं आमाशय में, वो देखना है ना। मतलब आमाशय की औतकी ज़्यादा ध्यान से समझनी है। फिर आती है छोटी आंत्र। तो छोटी आंत्र की भी आप औतकी पर विशेष ध्यान देना। ये दो क्वेश्चन ना आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, छोटी आंत्र की औतकी और आमाशय की औतकी, एक दंत, ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अपनी ग्रंथियों में आते हैं, और उन ग्रंथियों में हमें मोस्टली याद होना चाहिए यकृत, है ना। एक तो यकृत की औतकी हिस्टोलॉजी, और एक इंपॉर्टेंट रूप से यकृत के कार्य हमें पता होना चाहिए, इतना याद रह जाएगा, है ना। उसके बाद हमें मोस्ट चलना है अपने पाचन की तरफ। तो पाचन में आपको बता दूं, आपसे ज़्यादातर वो यही पूछता है कि आमाशय में पाचन समझाओ और छोटी आंत्र में पाचन समझाइए। तो दो तो हमें बिल्कुल याद करके चलनी है। उसके अलावा वो दो क्वेश्चन और इस प्रकार बनाता है कि प्रोटीन के पाचन को समझाइए और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को समझाइए, ठीक है। तो वो भी हमें इसी प्रकार याद करके चलना है। उसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि सोडियम सह अभिगमन अभिक्रिया द्वारा ग्लूकोज और अमीनो अम्ल के अवशोषण को समझाइए और वसा के अवशोषण को समझाइए। समझ में आ गई बात, है ना। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा HCl के कार्य और पाइसीकरण क्या है, और छोटे कुछ छोटे क्वेश्चन जैसे बोलस क्या है, काइम क्या है और काइल क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा इस चैप्टर से, ठीक है। और हमें ये डायग्राम तो बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट डायग्राम के तो वो इस क्वेश्चन यहाँ से बनाई गई नहीं। इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक, ठीक है, जिसमें 1 या 2 नंबर का आपको डायग्राम मिलेगा। डायग्राम का 1 या 2 नंबर का रहेगा आपका डायग्राम, जो कि 101% आएगा, ठीक है। तो ये आज आपका कंप्लीट रूप से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आप बहुत सुंदर डिफरेंट पेन लेकर अपने सुंदर तरीके से नोट्स बनाना, हर डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाना, और NCERT की जो बुक हैं वो बाजार में अवेलेबल हैं, है ना। आप साइंस पब्लिकेशंस लेना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, साइंस पब्लिकेशंस, ठीक है। NCERT के लिए सबसे बेस्ट गाइड है ये, है ना भाई। आपको बुक की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे और बाकी बातें करेंगे कल नए चैप्टर के साथ, ठीक है।